चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले गठन, ये हुआ 17 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक हुई करीब एक महीने बाद 31 मई 1952 को। इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं क्योंकि सदस्य सीधे चुने जाते हैं भारत के नागरिकों द्वारा, और निम्न सदन भी कहते हैं। हालांकि जैसा हम आगे देखेंगे, ताकत के मामले में यह हमेशा निम्न नहीं होता। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसे अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी? अच्छा, क्यों? क्योंकि ये भंग हो सकता है, मतलब इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा वो स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। अच्छा, ये एक बड़ा फर्क है। जब संविधान बना तब 500 सीटें थीं, फिर 31 संशोधन हुआ 1974 में, सीटें बढ़कर 547 हो गई, और फिर गोवा, दमन और दीव वाला एक्ट आया 1987 में, तब 552। ये अधिकतम सीमा है। हाँ, अधिकतम 552। लेकिन फिलहाल कितनी है? अभी 545 है। इसमें से 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। जी, पर यहाँ एक पेच है। हाँ, वो फ्रीज वाला मामला, 84th संशोधन 2001 का। बिल्कुल। इसने 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया है। बिल्कुल, मतलब 2026 तक अधिकतम संख्या 552 ही रहेगी और वर्तमान संख्या भी नहीं बदलेगी। और देखिए, ये फ्रीज क्यों किया गया था? स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे एक सोच थी जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने की। अच्छा। लेकिन अब 2026 दूर नहीं है, तो सवाल ये उठ रहा है कि जब ये रोक हटेगी तब क्या होगा? सीटों का दोबारा बंटवारा कैसे होगा राज्यों के बीच? ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक और जनसांख्यिकीय मुद्दा बन सकता है। हाँ, इसका असर भारत के पूरे राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, मतलब क्या शर्तें हैं? तो पहली बात, भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 साल, और दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से ठीक हो और कोई लाभ का पद ना धारण करता हो। सीधी शर्तें हैं। जी, मानक शर्तें हैं। और चुनाव कैसे होते हैं? वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से। हाँ, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, भले ही उसे कुल वोटों का 50% से ज्यादा ना मिला हो। सही। ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसके फायदे नुकसान क्या हैं, इस पर भी स्रोत कुछ रोशनी डालते हैं। कार्यकाल की बात करें तो सामान्य तौर पर 5 साल। हाँ, 5 साल। लेकिन आपातकाल अगर लगा हो तो इसे एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जी, ये प्रावधान भी है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, लोकसभा की शक्तियां। विधायी शक्तियों को देखें तो लोकसभा और राज्यसभा करीब करीब बराबर हैं, पर एक बड़ा अंतर है। धन विधेयक। हाँ बिल्कुल, धन विधेयक यानी मनी बिल्स, जो अनुच्छेद 110 में आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ये बहुत बड़ी वित्तीय शक्ति है लोकसभा के हाथ में। और संविधान संशोधन के मामले में उसमें दोनों सदन बराबर है, दोनों से पास होना जरूरी है। अच्छा, लेकिन साधारण बिलों पर अगर असहमति हो जाए, मान लीजिए लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा सहमत नहीं है या उल्टा, तब संयुक्त बैठक मतलब जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति बुलाते हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा। हाँ, और क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से लगभग 2 गुनी है, तो आमतौर पर संयुक्त बैठक में पलड़ा किसका भारी रहेगा? जाहिर है लोकसभा का, संख्या बल उनके पक्ष में है। बिल्कुल। तो व्यवहार में साधारण विधेयकों पर भी अंतिम फैसला लोकसभा के पक्ष में झुक सकता है। ये संतुलन समझने लायक है। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई कानून बनाने की शक्ति। अब सरकार पर नियंत्रण कैसे रखती है लोकसभा, कार्यपालिका पर नियंत्रण? तो सीधी सी बात है, मंत्रिपरिषद यानी सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल हो। जी हाँ। और अगर विश्वास नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव, वो कहाँ लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। केवल लोकसभा में। यही तो संसदीय लोकतंत्र की बुनियाद है कि कार्यपालिका मतलब सरकार विधायिका के प्रति जवाबदेह हो, और खासकर निचले सदन यानी जनता के चुने हुए सदन के प्रति। हाँ, प्रश्नकाल होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होते हैं, ये सब तरीके हैं सरकार से सवाल पूछने के, उसे जवाबदेह बनाने के। बिल्कुल, ये रोजमर्रा की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। अब आते हैं वित्तीय शक्तियों पर। पैसों के मामले में लोकसभा कितनी ताकतवर है? बजट, जिसे औपचारिक रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, और जो अनुदान की मांगे होती हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, हाँ,
वो सबसे पहले लोकसभा में रखी जाती हैं। जी। और कटौती प्रस्ताव, कट मोशंस, वो भी यहीं लाए जाते हैं सरकार के खर्चों पर सवाल उठाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि देश का खजाना, उसकी चाबी काफी हद तक लोकसभा के पास है। सरकार एक पैसा भी लोकसभा की मंजूरी के बिना खर्च नहीं कर सकती। राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन रोक सकती है या सुझाव दे सकती है। मानना या ना मानना लोकसभा पर है? हाँ, मानना ना मानना पूरी तरह लोकसभा पर निर्भर करता है। तो वित्तीय नियंत्रण बहुत मजबूत है। अब बात करते हैं सदन के संचालक की, अध्यक्ष यानी स्पीकर। इनका चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्य ही अपने में से किसी एक को चुनते हैं। आमतौर पर सत्ताधारी दल का कोई वरिष्ठ सदस्य होता है। और उनका काम, मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है सदन की बैठकों का संचालन करना, कार्रवाई को नियमों के अनुसार चलाना और सदन में व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष के पास कुछ खास शक्तियां भी होती हैं ना? जी हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? अध्यक्ष। हाँ, अध्यक्ष। और उनका फैसला अंतिम होता है। इसे किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। फिर अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग हो और वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तब अध्यक्ष अपना वोट डालते हैं, निर्णायक मत। हाँ, उसे कहते हैं कास्टिंग वोट या निर्णायक मत। सामान्यतः वो वोट नहीं देते, पर टाई होने पर उनका वोट निर्णायक होता है। और कोरम, मतलब सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या। हाँ, गणपूर्ति या कोरम, ये कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। अगर कोरम पूरा नहीं है तो अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं। अच्छा, और एक और बात सुनिए, दल बदल कानून के बारे में। हाँ, दल बदल विरोधी कानून। इसके तहत अगर कोई सदस्य अयोग्य हो जाता है तो इसका फैसला भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ये तो एक तरह की मतलब क्वाजी जुडिशियल अर्ध न्यायिक भूमिका हो गई, कह सकते हैं। ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। अध्यक्ष से उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर काम करें, क्योंकि वो पूरे सदन के संरक्षक होते हैं। सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं, वो विभिन्न संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करते हैं। तो उनकी भूमिका काफी व्यापक है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? यही कि लोकसभा सिर्फ कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का वो अहम केंद्र है जहां जनता की सीधी आवाज गूंजती है, जहां सरकार की जवाबदेही तय होती है और जहां देश के पैसे पर नियंत्रण रखा जाता है।